हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी पिछली क्लास में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में सभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपनी क्लास में अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? These are the customs or generally accepted practices which are adopted by general agreement or common consent among accountants. अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? ये ऐसे कस्टम्स होते हैं। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब होता है जो पुरानी रूढ़िवादियाँ चली आ रही होती हैं। रूढ़िवादी मतलब या ऐसी सोच, जो धारणाएं जो पुरानी चली आ रही होती हैं या हमारे कस्टम्स में होती हैं, जिन्हें हम रेगुलर प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशंस बोलते हैं। तो कन्वेंशंस क्या होते हैं? ऐसे कस्टम्स या ऐसे जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस जो कि अडोप्ट की जाती है। कैसे? जनरली कंसेंट के थ्रू या फिर जनरली एग्रीमेंट के थ्रू, जिन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता है अकाउंटेंट्स के द्वारा, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? ऐसे कस्टम्स या ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि जनरली एग्रीमेंट द्वारा क्या की जाती है? एक्सेप्ट की जाती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोलते हैं। अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हैं, हमारे मेन 3 अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। ठीक है। फर्स्ट इज़ फुल डिस्क्लोजर, सेकंड इज़ मैटीरियलिटी एंड थर्ड इज़ कंजर्वेटिज्म, जिसको हम प्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो हमारे कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस 3 टाइप के हैं। 3 मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं। फर्स्ट इज़ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सेकंड इज़ कन्वेंशन ऑफ मैटीरियलिटी एंड थर्ड इज़ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। ठीक है। अब इसके बाद हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमें क्या बताता है कि हमें जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सिग्निफिकेंट है, जो कि उसकी इंटरेस्टेड पार्टीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हमें क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है? इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और डेप्रिसिएशन, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट बाय वे ऑफ फुटनोट। कि अगर हम वैल्यूएशन करते वक्त स्टॉक की या डेप्रिसिएशन का कोई मेथड लगाते वक्त अगर उसमें हमने कोई चेंज किया है, तो उस चेंज को हमें बैलेंस शीट के फुट नोट में क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल क्या ले सकते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज्ड बाय फुट नोट। कि अगर हम अपनी कॉन्सेप्ट में क्या यूज़ करते हैं कि जो भी हमारी एसेट्स होती हैं हम उसे हिस्टोरिकल वैल्यू पे दिखाते हैं, यानी उसकी कॉस्ट वैल्यू पे दिखाते हैं, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू को भी हमें क्या करना चाहिए? बैलेंस शीट में शो करना चाहिए। ठीक है। मार्केट वैल्यू को हमें फुट नोट में दिखाना चाहिए, बैलेंस शीट के फुट नोट में उसकी मार्केट वैल्यू जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी मार्केट वैल्यू को भी हमें क्या करना चाहिए? शो करना चाहिए फुट नोट में। ठीक है। तो ये हमें बताता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कन्वेंशन ऑफ मैटीरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मैटीरियलिटी क्या होता है? ये जो कन्वेंशन है ये फुल डिस्क्लोजर का क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे है ये? क्योंकि इसके अंदर फुल डिस्क्लोजर में क्या कहा जाता है कि सभी इन्फॉर्मेशन को जो कि बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या रेलिवेंट है, उन सभी इन्फॉर्मेशन को क्या करना चाहिए? हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। लेकिन मैटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ मैटीरियलिटी क्या कहता है कि इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो भी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है और जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है, तो उसे हमें क्या कर देना चाहिए? इग्नोर कर देना चाहिए और उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशन ऑफ मैटीरियलिटी। According to this convention, insignificant and irrelevant information should not be disclosed. जो भी इंफॉर्मेशन इनसिग्निफिकेंट है यानी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और या फिर इररेलेवेंट है नेचर में, ठीक है, यानी उसकी इंटरेस्टेड पार्टी के लिए ज़्यादा ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, और जिस इन्फॉर्मेशन से उनके डिसीजंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उन इन्फॉर्मेशन को हमें क्या कर देना चाहिए? डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए और उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। तो ये हमें क्या बताता है? कन्वेंशन ऑफ मैटीरियलिटी बताता है। दीज अनइम्पोर्टेंट आइटम शुड बी लेफ्ट आउट। उन अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्या कर देना चाहिए? या तो छोड़ दिया जाना चाहिए या फिर दूसरे आइटम्स में क्या कर देना चाहिए? मर्ज कर देना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम। जैसे कि हमने कुछ
स्टेशनरी आइटम परचेज़ किया, ठीक है, लेकिन तो वो जो स्टेशनरी आइटम है वो एक रिलायंस कंपनी के लिए क्या वो मटेरियल है, इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि स्टेशनरी आइटम जो भी उसने परचेज़ किया है वो एक बहुत ही छोटी और माइनर सी इन्फॉर्मेशन है जो कि रिलायंस कंपनी के डिसीजन को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। लेकिन वही सेम इन्फॉर्मेशन अगर किसी स्मॉल इंटरप्राइज के लिए स्टेशनरी आइटम अगर कोई परचेज़ करती है तो उसके लिए वही इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, मटेरियल बन जाती है, यानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है, ठीक है। तो अब इसमें किसकी जजमेंट ज़रूरी है? अकाउंटेंट की जजमेंट ज़रूरी है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या है, ज़रूरी है, और कौन सी इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है, जिसके बेस पर वो डिसीजन लेगा कि उसे कौन सी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना चाहिए और कौन सी इन्फॉर्मेशन को उसे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अब इसके बाद हमारा लास्ट कन्वेंशन आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इस कन्वेंशन में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। इसमें क्या है कि इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनको तो हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन जितने भी फ्यूचर में होने वाले गेन्स हैं जो कि एंटिसिपेटेड है, यानी हमें लगता है कि हमें गेन हो सकते हैं, तो उन गेन्स को हमें क्या कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है। इसे ये कन्वेंशन क्या बताता है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सेफ प्ले करना चाहिए। सेफ प्ले मतलब सारे लॉसेस को तो रिकॉर्ड कर दो लेकिन सारे प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करो, ठीक है। तो ये हमें कौन बताता है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस बताता है। इफ़ इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, यानी इसमें हम क्या करते हैं, सेफली प्ले करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लेस। अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है हम हमेशा उसे किस पर वैल्यू करते हैं कि जितने पे या तो हमने उसे ख़रीदा था या अभी वो कितने का बिकेगा, रियलाइजेबल वैल्यू उसकी कितनी है, उन दोनों में से जो वैल्यू कम है हम उस पर दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, सेफली प्ले कर सकें, क्योंकि रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, लेकिन रियल वैल्यू हमारे पास कितनी है कि जितने का हमने परचेज़ किया है उतने का तो हम स्टॉक बेचेंगे ही, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, तो इसलिए हम उसे ज़्यादातर किस पे दिखाते हैं, उस वैल्यू पे दिखाते हैं जो दोनों में क्या है, कम है, ठीक है। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस हमें क्या बताता है, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सभी लॉसेस को हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए लेकिन सभी एंटिसिपेटेड गेन्स को हमें क्या कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। जिसके अंदर हम एग्जांपल में क्या लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को एट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू में जो वैल्यू लेस होती है उस वैल्यू पर हमें क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए, शो करना चाहिए। तो ये हमें क्या बताता है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसी तरीके से हम फ्यूचर में होने वाले जो लॉसेस हैं उन लॉसेस के लिए आज ही प्रोविज़न तैयार कर लेते हैं, जिसका एक एग्जांपल हमारा क्या है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, जिनका हमें लगता है कि कुछ हमारे फ्यूचर में पैसे नहीं देंगे, हमारे डेटर्स फ्यूचर में हमें पैसे नहीं देंगे, तो उससे बचने के लिए, उस लॉस से बचने के लिए हम पहले ही क्या कर लेते हैं, एक प्रोविज़न तैयार कर लेते हैं जिसे हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा आता है, अब हमारे कन्वेंशन कंप्लीट हो गए, हमने कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पूरे पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। या फर्स्ट हमारा नेचर क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, कि यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। प्रिंसिपल जो हैं वो कैसे हैं, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं, यानी ऐसे रूल्स जो कि सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में एक ही तरीके से लागू किए जाते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स से हम क्या बोलते हैं कि ये अकाउंट्स में क्या लाते हैं, यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, यानी सभी एक ही तरीके से अकाउंट्स को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड हमारा आता है मैन मेड। दे आर मैन मेड एंड डिराइव्ड फ्रॉम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड रीज़न, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं ये क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, ठीक है, यानी ये इंसानों द्वारा बनाए गए हैं और साथ में इनको डिराइव कैसे किया गया है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और रीज़न से इनको डिराइव किया गया है, यानी काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस द्वारा इन्हें क्या किया गया है, डिराइव किया गया है। दे आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड, ये साइंस की तरह लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं है, ठीक है, इसलिए ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी नहीं है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब क्या है कि ये सभी सिचुएशंस में एक ही तरीके से एप्लीकेबल नहीं होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इनमें चेंजेस पॉसिबल होते हैं, ठीक है।
तो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, यानी ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद और काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर इनको तैयार किया जाता है। लेकिन ये जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं होते हैं, यानी ये साइंस के रूल्स की तरह हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते, सिचुएशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबल। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में। फ्लेक्सिबल मतलब जिन्हें चेंज किया जा सकता है। ये रिजिड नहीं होते हैं, रिजिड मतलब फिक्स्ड नहीं होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू टाइम क्या किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है जनरली एक्सेप्टेड। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये कैसे होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। इन्हें एज अ गाइडलाइन क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड मतलब ये जनरली एग्रीमेंट द्वारा या कंसेंट द्वारा इनको क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, ये हमारे होते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म। अब इसके बाद हमारी नीड आ जाती है, हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला ज़रूरी क्या है कि ये अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी लेकर आते हैं। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि अकाउंट्स में एक ही तरीके से अकाउंट्स तैयार किए जा रहे हैं सभी बिजनेसेस के। जब सभी बिजनेसेस के एक ही तरह से अकाउंट तैयार किए जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी बिजनेस में, सभी अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। अब उस यूनिफॉर्मिटी से क्या होगा, सेकंड इसका नीड जो आ जाती है वो क्या हो जाती है, अब यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है, सभी अकाउंट्स एक तरीके से तैयार कर रहे हैं, तो इससे उनके जो अकाउंट्स हैं वो कंपेरेबल हो जाएंगे, यानी उनको आसानी से क्या किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है, प्रोवाइड यूटिलिटी टू इट्स यूजर्स, यानी ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं ताकि ये जितने भी इसके यूज़र्स हैं उनके लिए ये उनको क्या प्रोवाइड करें, यूटिलिटी प्रोवाइड करें। यूटिलिटी मतलब ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि उनके यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या करवाते हैं, प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंप्लीट। आज ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।